नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपकी बहुत ही बेहतर चल रही होंगी और अभी तक जो आपने अध्ययन किया है वो प्राचीन भारत से संबंधित आपका अध्ययन समाप्त हो चुका है। प्राचीन भारत के बाद अब हम बढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। और आपको बता दें, जिस तरह से आपने देखा कि प्राचीन भारत के जो प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं वर्ष 1992 से लेकर वर्ष 2020 तक, वहां पर आपने देखा कि लगभग 115 से 120 प्रश्न आपको मिले हैं, जो कि आप कह सकते हो कि लगभग 25 से 26 वर्षों में, 25 से 1992 से बात हो रही है तो निश्चित रूप से आप 8 वर्ष उधर जोड़ लीजिए और बाकी के 20 वर्ष इधर, लगभग 28 से 29 वर्षों में आपने देखा कि सिर्फ 108 प्रश्न प्राचीन भारत से पूछे गए हैं। और प्राचीन भारत से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें आपने देखा कि कुछ विशेष सेक्शन से ज्यादा प्रश्न उठाए गए हैं। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं ये आपने ध्यान दिया होगा, इस पर आपने गौर किया होगा। इसी प्रकार से जो आज चर्चा हम देखने वाले हैं विशेष रूप से मध्यकालीन भारत की, मध्यकालीन भारत में जो कुल प्रश्न पूछे गए हैं लगभग 70 से 80 प्रश्न पिछले 28-29 वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें वर्षों की, बात करके ना बात करें तो आपको याद रहना है कि 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक, 66वीं ही हुआ, हाँ जी, 66वीं बीपीएससी तक सिर्फ और सिर्फ मध्यकालीन भारत से 70 से 80 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से 40 प्रश्नों की चर्चा आज हम करेंगे। बाकी के प्रश्नों की चर्चा कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक सार्थक चर्चा रहेगी आज की, यह हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप बहुत कंजूसी करते हो, आप बहुत ज्यादा ही कंजूसी करते हो, लाइक नहीं मिलता है तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप जो बोलोगे सबसे पहले उस सेक्शन की, यदि आप बोलोगे आधुनिक भारत की चर्चा शुरू की जाए तो आधुनिक भारत की चर्चा शुरू होगी। यदि आप बोलोगे बीपीएससी की चर्चा शुरू की जाए बिहार स्पेशल की, तो बिहार स्पेशल की चर्चा शुरू होगी। अब आपको डिसाइड करना है बीपीएससी पढ़ना है इसके बाद मध्यकालीन भारत के बाद या आधुनिक भारत। मेरी समझ से आधुनिक भारत को भी हम खत्म कर लेते हैं, जिससे हमारा एक बड़ा सेक्शन समाप्त हो जाएगा कि इतिहास से संबंधित हमारी चर्चा, विगत वर्षों के प्रश्नों को हमने देख लिया है, उसके बाद किसी नए सेक्शन पर जाएं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी क्या राय है। साथ ही साथ यदि आज आपने 500 लाइक नहीं पूरा कराया इस वीडियो पे, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 500 लाइक बोल रहा हूँ, 500 लाइक यदि नहीं पूरा कराया तो निश्चित रूप से आगे वाली वीडियो तब तक नहीं मिलेगी जब तक यहाँ पे 500 लाइक नहीं पूरे हो जाएंगे। तो जिम्मेदारी बनती है, यदि अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगती है तो वहीं पर डिसलाइक का बटन होता है, उसको भी आप दबा सकते हो खुशी खुशी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और प्रश्नों की आज की शुरुआत करते हैं। बोला जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? चलो बताओ भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक, बोला जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो आपको बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। पहला विकल्प है लाहौर, दूसरा विकल्प है दिल्ली, तीसरा विकल्प है अजमेर और चौथा है लखनऊती। इनमें से कौन सा है जो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। 10 सेकंड का आपके पास समय है, तो चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पे आपको बता दें, बात हो रही है कुतुबुद्दीन ऐबक की, इसकी राजधानी थी लाहौर, लाहौर से ये शासन करता था। ए विकल्प सही उत्तर है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ फैक्ट हैं, इसको आप हूबहू नोट कर लीजिएगा तो चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। जैसे कि शायद आपको पता हो कि गुलाम वंश का एक पहला शासक था और गुलाम वंश का संस्थापक भी था। तो गुलाम वंश जो था उसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए इसकी जो जनजाति है वो बोलते हैं तुर्क जनजाति, तुर्क जनजाति से ये संदर्भित था। साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि गुलाम वंश का संस्थापक था तो ये गुलाम था, किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ये आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आपको पता होना चाहिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है अपने पूरे शासन काल में, ये आपको पता होना चाहिए। और 1208 ईस्वी में इसको दासता से मुक्ति मिली थी।
1208 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी थे जिनका नाम था गयासुद्दीन ने इसको मुक्ति प्रमाण पत्र दिया, तब जाकर 1208 ईस्वी में इसको दास्ता से मुक्ति मिली थी। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों की बहुत मदद करता था, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से भी जानते थे। लाख बख्श के नाम से भी इसको जानते थे, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही इसके दरबार में हसन निजामी, नाम याद रखिएगा, हसन निजामी प्रमुख दरबारी विद्वान हुआ करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया जाता है कि जो दिल्ली में आप कुतुब मीनार देखने को पाते हैं, कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था वो इन्हीं के द्वारा प्रारंभ कराया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत की प्रथम मस्जिद जिसको बोलते हैं कुब्बत उल इस्लाम, भारत की प्रथम मस्जिद जिसको बोलते हैं कुब्बत उल इस्लाम, भारत की प्रथम मस्जिद इसको बोलते हैं कुब्बत उल इस्लाम, दिल्ली में इसका निर्माण इन्होंने कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण इन्होंने कराया, कहां पर? अजमेर में आपको देखने को मिलता है 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसका भी निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। नालंदा विश्वविद्यालय, आप जानते होंगे नालंदा बौद्ध विहार कह लीजिए, अभी नालंदा जो बौद्ध विहार था उसका आपने देखा होगा कि उसको तहस नहस उसको नष्ट किया गया था, और नष्ट करने वाले व्यक्तियों में प्रमुख था बख्तियार खिलजी, और जो बख्तियार खिलजी था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति हुआ करता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है बताएं? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, अब आपको बताना है कि ये क्या है। चले बताएं, आप प्रश्न देखें, उत्तर पर विचार करें कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। विकल्प में दिया हुआ है, वहां से आपको दिख रहा होगा। चलें, उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब चुन लिया होगा। तो इसका जवाब है कि यह 2.5 दिन का झोपड़ा है, यह एक मस्जिद है, यह आपको पता हो गया। और आपको बता दें, एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था विग्रहराज बिसलदेव फोर्थ। विग्रहराज बिसलदेव चतुर्थ एक राजा थे, इनके द्वारा संस्कृत महाविद्यालय बनवाया गया था, और इनके द्वारा जो संस्कृत महाविद्यालय था उसी संस्कृत महाविद्यालय को नष्ट करके उसी का रूप परिवर्तित किया गया था, और उसी को 2.5 दिन के झोपड़े का नाम दिया गया था। याद रखिएगा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो आज देखने को मिलता है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा आप कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं बनवाया गया था, बल्कि एक संस्कृत विश्वविद्यालय था जिसका जो निर्माण कराया था वो कराया था विग्रहराज बिसलदेव चतुर्थ ने, और इनके द्वारा बनाए गए संस्कृत विश्वविद्यालय की जो नींव थी उसी को नष्ट करके इन्होंने 2.5 दिन के झोपड़े का नाम दिया, 2.5 दिन के झोपड़े में उसको परिवर्तित किया। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? आप जानते हो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था, ये आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद गोरी का दास हुआ करता था। 1192 का जो तराइन का युद्ध था, वहां पर मोहम्मद गोरी के दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया। उस युद्ध में 1192 के तराइन के युद्ध में इन्होंने महती भूमिका निभाई, और उसी महती भूमिका के चलते मोहम्मद गोरी ने पुरस्कार के तौर पर, इनाम के तौर पर उनको ये अक्ता प्रदान किया। तो इसका सही जवाब है बी विकल्प, कुतुबुद्दीन ऐबक। और बार बार कह रहा हूं, सभी के सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि हम बात करें इस प्रश्न की तो 1994 और 98 में ये पूछा गया। ठीक है, चलिए इसको बताएं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? चलिए बताएं, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? आपको भी मैंने बताया कि बख्तियार खिलजी, मैंने बताया कि बख्तियार खिलजी ने
नालंदा बौद्ध विहार हो गया, नालंदा बौद्ध विहार के साथ विक्रमशिला बौद्ध विहार हो गया, इन सबको नष्ट किया था। तो बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता था वो था बख्तियार खिलजी, ठीक है। और इसी के द्वारा नालंदा बौद्ध विहार, नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला बौद्ध विहार को नष्ट किया गया था। आपको बता दें कि एक लेखक हुआ करते थे, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनका नाम था मिनहाजुद्दीन। मिनहाजुद्दीन एक लेखक थे, इनका पूरा नाम था मिनहाजुद्दीन सिराज। तो मिनहाजुद्दीन सिराज जो लेखक थे, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था तबकात ए नासरी। मिनहाजुद्दीन सिराज की एक पुस्तक थी जिसका नाम था तबकात ए नासरी, और तबकात ए नासरी में इन्होंने इस समय काल में बिहार में हुए हमलों को बताया है। मतलब बख्तियार खिलजी के हमलों का जो वर्णन है बिहार में, वो मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक तबकात ए नासरी में आपको देखने को मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैंने आपको बताया 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी के प्रश्नों का संकलन आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, बताएं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, कहां से प्राप्त हुआ? अभी मैंने बताया कि मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है तबकात ए नासरी, और तबकात ए नासरी जो पुस्तक है इसमें बिहार के हमलों का वर्णन है। बख्तियार खिलजी के द्वारा किस प्रकार से बिहार में बौद्ध विहारों को नष्ट किया गया, किस प्रकार से बिहार में लूटपाट की गई, उसका वर्णन आपको तबकात ए नासरी में देखने को मिलता है। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? अब अगर आप इस प्रश्न का जवाब अभी भी नहीं दे पाते हो तो निश्चित रूप से आपकी स्थिति चिंताजनक है। जवाब दीजिएगा तुरंत। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? और एक चीज यह भी याद रखिएगा कि जो भी आप प्रश्न हल कर रहे हो उसके संदर्भ में यह नोट करते चलिएगा कि आपके किस सेशन में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कहां पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है, कौन सा सेशन है जो आपका अच्छा है, जहां पर आप कम मेहनत करोगे तो भी चल जाएगा। बताएं, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? नालंदा बिहार की बात हो रही है, आपको बता दें नालंदा बिहार का जो विध्वंस किया ये बख्तियार खिलजी ने किया, ये आपको पता होना चाहिए। किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने, ध्यान से देखिएगा और बताइए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? एवाज, नसीरुद्दीन महमूद, अली मर्दान या मलिक जानी? बताएं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर है मालिक जानी, ठीक है। मलिक जानी को इन्होंने प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। आपको बता दें यहाँ बात हो रही है इल्तुतमिश की, तो आपको पता होना चाहिए, मतलब चर्चा हो रही है दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की चर्चा हो रही है। दिल्ली सल्तनत में कुछ जानकारी आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो शासक हुए हैं, पहला जो वंश हुआ था शासन करने वाला वो था गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश के बाद जो दूसरा प्रमुख था यहाँ पे वो था खिलजी वंश, खिलजी वंश। और खिलजी के बाद जो हुआ वो हुआ तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद चौथा हुआ सैयद वंश और पांचवा हुआ लोदी। अब इनमें यदि हम देखें तो गुलाम वंश में आपको देखने को मिलता है कुल 11 शासक हुए, खिलजी वंश में कुल 5 शासक हुए,
तुगलक वंश में 9 शासक हुए और सैयद वंश में 4 और लोदी वंश में 3 शासक हुए। मतलब दिल्ली सल्तनत में कुल कितने शासक हुए यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 11 और 9 20, 5 और 4 9, 3 12, मतलब कुल 22 शासक आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 22 शासक हुए हैं। इन्हीं 22 शासकों से संबंधित चर्चा आपको याद रखनी है। यहाँ बात हो रही है इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश के बारे में आपको बता दें, इल्बरी जनजाति से यह संदर्भित था और इसके पिता जो थे वो इल्बरी जनजाति से संबंधित थे। शमसी वंश का ये माना जाता था और इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, मतलब इसको दासों का दास भी कहा जाता था या गुलामों का गुलाम इस नाम से भी जाना जाता था, यह भी आपको पता होना चाहिए। और भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है, यह भी आपको पता चाहिए। भारत में आपको याद रखना है कि तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब साथ ही साथ आपको बता दें इनके बारे में कि जो कुतुब मीनार जिसको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था उसका जो फाइनल अंतिम जो उसका निर्माण कराया, उसको संपूर्ण कराया, वो इन्होंने कराया, इल्तुतमिश ने कराया। इक्ता व्यवस्था इन्होंने शुरू की थी और इक्ता व्यवस्था के साथ साथ इन्होंने 2 सिक्के चलाए थे। एक सिक्का इन्होंने चलाया था चांदी का जिसको बोलते थे टका और एक सिक्का इन्होंने चलाया था तांबे का जिसको बोलते थे जीतल। तो जीतल और टका ये 2 सिक्के भी इन्होंने चलाए थे, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने एक परंपरा डाली कि जो सिक्के होंगे उस पे संबंधित टकसाल का नाम भी होगा, तो संबंधित टकसाल का नाम होगा। ये परंपरा किसने शुरू की थी? ये परंपरा शुरू की थी इल्तुतमिश ने, ये आपको पता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वह मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? बताएं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न। बोला जा रहा है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? कौन से था इसमें? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन? चले, इसका सही उत्तर है बलबन। क्या सही उत्तर है? बलबन इसका सही उत्तर है। आगे, यह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये तो हो गया, इसको बताएं। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई अपने दुश्मनों के लिए? आपको बताना है। यहाँ पे बात हो रही है लौह और रक्त की नीति, तो ये अपनाई थी बलबन ने शुरू किया था रक्त और लौह की नीति। बलबन के बारे में आपको बता दें कि बलबन जो है ये एक इल्बरी तुर्क था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यह इल्तुतमिश का दास था, मतलब इसको इल्तुतमिश ने खरीदा था, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ लौह और रक्त की नीति आपने देख ही लिया। इसके साथ साथ इन्होंने चालीसा, जो इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया था, उस तुर्कान चालीसा को इन्होंने समाप्त किया और दैवत राजत्व का सिद्धांत जिसकी बात अभी पूर्व के प्रश्न में हुई थी उसका प्रतिपादन इन्होंने किया और पारसी नववर्ष नवरोज को भी इन्होंने प्रारंभ किया मनाना। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने अपने दरबार में सिजदा और पाबोस नामक प्रथा शुरुआत की, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी बलबन के बारे में याद हो तो निश्चित रूप से बिहार पीसीएस से संबंधित प्रश्न आपके निकल जाएंगे। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? बताएं, वर्णी ने उपरोक्त कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? आपको बताएं।
चलिए जवाब दीजिएगा कि बर्नी ने उपरोक्त कथन किस सुल्तान के लिए कहा है। चलिए बताएं, बर्नी ने उपरोक्त कथन किस सुल्तान के लिए कहा है, आपको बताना। यहां पे बात हो रही है अलाउद्दीन खिलजी की। इसका सही जवाब क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी सही जवाब है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ जानकारी हम कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ये कहा जा रहा है, ये जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे इस शब्दावली को, तो ये कहा जा रहा है वह कौन सा सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। मतलब वह कौन सा सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, तो वो सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको बता दें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि दिल्ली सल्तनत के ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने दक्षिण विजय प्राप्त की थी। तो दक्षिण विजय प्राप्त करने वाले दिल्ली के पहले सुल्तान थे, दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें भारतीय अभियान का नेतृत्व मालिक कफूर ने किया था। इनके जो है दक्षिण अभियान का जो नेतृत्व था वो मालिक कफूर ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें अलाई दरवाजा पड़ता है, इसका निर्माण इन्होंने कराया था। इसके साथ साथ सीरी फोर्ट पड़ता है, इसका निर्माण कराया था। हौज खास का निर्माण कराया था। और इनके समय काल में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी मंगोल का आक्रमण। और मंगोल के आक्रमण से निपटने के लिए इन्होंने दिल्ली में अपने किले को, यदि हम कहें किले की बात करें, तो इन्होंने एक मजबूत, दिल्ली शहर को एक मजबूत किले के अंतर्गत रखा था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों ने किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, आपको बताना है। वो कौन से सेनापति थे जिनकी मंगोलों की से लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? इनका नाम था जफर खां। आपको बता दें, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि इस समय काल में मंगोल आक्रमण जो था वो प्रमुख चिंता का विषय था। और मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी सीरी को किले बंद कराया था। ये भी मैंने आपको बताया है। सीरी फोर्ट भी आपको देखने को मिलता है। तो सही उत्तर क्या है? जफर खां। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था, बताएं। उनके पति का क्या नाम था? रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? तो इनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। डी विकल्प सही उत्तर है, ठीक है। और इनकी जो कहानी है ये मलिक मोहम्मद जायसी इनके द्वारा रचित पद्मावत इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो रानी पद्मिनी की जो कहानी है वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत में आपको देखने को मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, बताएं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, आपको बताएं। चलिए बताएं कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। 4 नाम है, रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मालिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय बात की जा रही है, तो उस समय यहाँ के शासक थे रामचंद्र देव। ये विकल्प सही उत्तर है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? अभी मैंने आपको बताया कि अलाई दरवाजा हो गया, इसके साथ साथ आपका सीरी फोर्ट हो गया, हौज खास हो गया, इन सब का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में यह भी याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो खालिसा भूमि प्राप्त हुई वो अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में हुई, क्योंकि इन्होंने
इनके शासनकाल से पूर्व जो ऐसी जमीनें जो किसी को दान कर दी गई थी, किसी को इनाम के तौर पर, पुरस्कार के तौर पर दी गई थी, उन सबको इन्होंने वापस ले लिया गया था, जिसके चलते खालिसा भूमि सबसे ज्यादा इस सम्राट के समय काल में आपको देखने को मिलती है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। बताएं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया है? कई बार पूछा गया है, और क्योंकि आप देख रहे हो इसमें ई विकल्प समाहित है, इसका मतलब ये लेटेस्ट आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो बताएं, ये प्रश्न 2019 में 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है। 65वीं बीपीएससी का प्रश्न है, बताएं सबसे ज्यादा नहरों का जो निर्माण था वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब आपको बता दें कि हिंदुओं के लिए को इन्होंने जिम्मी की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? इन्होंने हिंदुओं को जिम्मी की संज्ञा दी थी, और यह भी याद रखना है इन्होंने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था। ठीक है, जजिया कर भी इन्होंने ब्राह्मणों से वसूला था, यह आपको पता होना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक ने, इनके समय में मुख्य रूप से 4 कर हुआ करते थे। पहला था खराज, खराज के बाद दूसरा था जकात, जकात के बाद तीसरा था जजिया, और चौथा था खुगस। ये 4 कर मुख्य रूप से होते थे। अब इसमें आप देखोगे पहला है खराज, तो खराज के बारे में बता दें कि खराज फिरोज शाह तुगलक के समय में भूमि कर हुआ करता था। जकात यदि हम बात करें तो मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था। जजिया यदि हम देखें तो गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था। और यदि हम बात करें खुगस की, तो जो युद्ध में लूट होती थी, जब कहीं आक्रमण करते थे उसके बाद लूट पाट से जो धन अर्जित किया जाता था उसको बोलते थे खगस। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये खुगस था जो लूट की धन हुआ करता था। आपको बता दें इसके द्वारा जौनपुर नगर की भी स्थापना की गई थी, यह आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक को इस समय काल का अकबर भी कहा जाता था, यह भी आपको पता होना चाहिए। मतलब सल्तनत काल के अकबर के नाम से किसको जानते थे? तो आपको याद रखना है सल्तनत काल के अकबर के नाम थे फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता था। ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि आपने देखा कि कुतुब मीनार के निर्माण में जहां कुतुबुद्दीन ऐबक जुड़े थे, इल्तुतमिश जुड़े थे, वहीं पर 5वीं मंजिल का जो पुनर्निर्माण था वो फिरोज शाह तुगलक ने भी कराया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। 5वीं मंजिल नष्ट हुई थी, बिजली गिरी थी, और उसका निर्माण फिर से पुनरुद्धार, एक प्रकार से यदि हम करें जीर्णोद्धार, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। इतनी जानकारी फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? चलिए बताएं, दारुल सफा क्या था फिरोज शाह तुगलक द्वारा? चलिए बताएं, दारुल सफा क्या था? विकल्प आपके दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए जल्द से जल्द बताएं। जवाब दीजिएगा। चले, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था आपको बताना। तो चलिए यहाँ पे बताइएगा क्या था। यहाँ पे आप देख रहे होगे तो दारुल सफा क्या था? दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल था। इनके समय काल में एक दीवान ये भी आपको याद रखना है, दीवान ए खैरात हुआ करता था। दीवान ए खैरात क्या था? नगर निवासियों को आर्थिक सहायता, जो कमजोर लोग हैं उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए। दीवान ए बंदगान इनके समय में हुआ करता था, और दीवान ए बंदगान दासों के लिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दास होते थे, सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में यदि दास हुए हैं तो फिरोज शाह तुगलक के समय में हुए हैं, और उनके लिए एक अलग विभाग था जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? इनमें से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? 4 विकल्प हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बताएं किसके द्वारा बेरोजगारों को रोजगार दिलाया गया? इन चारों में से आपको बताना है। बेरोजगारों के लिए रोजगार, आपको बता दें बेरोजगारों के लिए भी इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने एक अलग विभाग बनाया था जो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए था। उस विभाग का नाम क्या था ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आपका होमवर्क है, नहीं आता है कमेंट बॉक्स में पूछोगे, मैं जवाब दूंगा। तो वह विभाग कौन सा था जो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था? कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। इसका सही उत्तर है फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? मैंने अभी आपको बता दिया, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम थे और आपने गुलामों के लिए एक अलग विभाग भी देखा। इसको बताएं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? इनमें से कौन सा सुल्तान था जिन्होंने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? और इस सुल्तान द्वारा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में 1200 नए बाग भी लगाए गए थे। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सुल्तान था जिसके द्वारा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में 1200 से अधिक बाग लगाए गए? तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? आपको बताना है। देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या कृष्ण राय द्वितीय? बताएं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? यह आपको बताना है। चलिए बताएं किसके शासनकाल में भारत आया था? ये भारत आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। इसको बताएं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ये आपको बताना है। चलें आपको बता दें तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश प्रारंभ हुआ और सैयद वंश के 4 शासक थे। मैंने आपको बताया पहले थे खिज्र खां, यहाँ पे दूसरे शासक थे मुबारक शाह, तीसरे शासक थे मुबारक शाह, मुबारक शाह द्वितीय, मुबारक शाह प्रथम और चौथे शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह ये तीसरे शासक, चौथे शासक थे, आपको पता होना चाहिए। तो खिज्र खां, मुबारक शाह प्रथम, मुबारक शाह द्वितीय और अलाउद्दीन आलम शाह ये 4 शासक थे सैयद वंश में, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मतलब आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। बताएं आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है। किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? 4 नाम दिए हुए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी? चलें जवाब दीजिएगा। आपको बता दें इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लोदी वंश का जो है ये सर्वश्रेष्ठ शासक था, ये आपको पता होना चाहिए। लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सर्वश्रेष्ठ शासक था, ये आपको पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक था और इसके द्वारा गज ए सिकंदरी पैमाना भी विकसित किया गया था। गज ए सिकंदरी पैमाना भी विकसित किया गया था, यह आपको पता होना चाहिए।
आगरा नगर की इन्होंने स्थापना की थी, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ 1506 में इन्होंने आगरा को राजधानी भी बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए। और यह भी पता होना चाहिए कि सिकंदर लोदी जो थे ये कविता भी लिखते थे, किस नाम से लिखते थे ये नाम पता होना चाहिए। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गुलरुखी नाम से कौन सा शासक दिल्ली सल्तनत का कविता लिखता था, तो गुलरुखी नाम से दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी थे जो कि कविता लिखते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कुतुब मीनार का मरम्मत भी इन्होंने कराया था। कुतुब मीनार की मरम्मत भी इन्होंने कराई थी। तो अभी तक 4 शासक आपने देखे हैं। आपका होमवर्क बनता है कि ये 4 शासक कौन कौन से हैं जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया या जीर्णोद्धार कराया। उन चारों शासकों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, और जितने लोग देख रहे हैं सबको बताना है। यदि ईमानदारी से आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बताना है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिससे बहमनियों ने गोवा को छीना। बहमनियों से गोवा को छीना, बताएं वो कौन से शासक थे जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, आपको बताना है। इनका नाम है हरिहर द्वितीय और इनको महाराजा धीराज की उपाधि से भी नवाजा गया है। तो हरिहर द्वितीय ये सही उत्तर है। इसको बताएं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, ये आपको बताना है। चलिए बताएं। ये सब के सब प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार बता रहा हूं, सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। ये लड़ा था इन्होंने कुली कुतुबुद्दीन के साथ, ये आपको पता होना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, चले बताएं। विजयनगर साम्राज्य के आर्थिक, आप कह लीजिए आर्थिक गतिविधियों में क्या शुमार था। चले देखो, उस दौरान क्या हुआ करता था। उस दौरान सिर्फ और सिर्फ भू राजस्व जो होता था उसी पर सारी चीजें निर्धारित होती थी, तो भू राजस्व सही उत्तर है। और इस समय काल में जो भू राजस्व हुआ करता था उसको शिष्ट नाम दिया गया था। मतलब शिष्ट नाम का भू राजस्व या शिष्ट नाम से भू राजस्व वसूला जाता था। कहां पे, विजयनगर साम्राज्य में, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिलता है। इनमें से कौन सा स्थान है जहां पर विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है, आपको बताना। चलो बताएं, कहां पर विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है। बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी या बड़ौला, कहां पर अवशेष मिलता है ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, कहां पर अवशेष मिलता है। इसका जो अवशेष है ये आपको देखने को मिलेगा हम्पी में। हम्पी कहां पर पड़ता है, हम्पी आधुनिक कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। तुंगभद्रा नदी के किनारे पड़ता है। बात हो रही है विजयनगर साम्राज्य की, तो आपको बता दें हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ये आपको पता होना चाहिए। और कृष्णदेव राय के शासन काल में ये जो विजयनगर साम्राज्य था ये अपने चरम पर था। तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन कृष्णदेव राय के समय में ये जो साम्राज्य था ये अपने चरम पर था। दीवान ए अर्ज विभाग किससे संदर्भित था। दीवान ए अर्ज बताएं।
दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? यहाँ बात हो रही है दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज आपको बता दें, दीवान ए अर्ज ये संबंधित विभाग था सेना से संबंधित। सैन्य विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था, वो रक्षा से संबंधित जो अधिकारी होता था उसी का यह विभाग होता था, जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। ये आपका सही उत्तर है। और दीवान ए अर्ज और रक्षा विभाग की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना बलबन के समय में की गई थी। बलबन वही शासक हैं जिनके द्वारा रक्त और लौह की नीति को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? चले बताएं, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? आप जानते हो 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो पूछा जा रहा है इनकी राजधानी कहाँ थी? शिवाजी, बताएं, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। ठीक है, चले इसको बताएं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन या उपयुक्त में से कोई नहीं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी आपको बताना। चल, ये जो प्रथा थी ये संबंधित थी मराठा भू राजस्व से संबंधित। ए विकल्प इसका सही उत्तर। इसको बताएं, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गावा, आसफ खान। और ये प्रश्न क्योंकि ई विकल्प है, इसका मतलब ये प्रश्न लेटेस्ट पूछा गया है। बताएं, बहमनी साम्राज्य की बात करें तो इसका जो संस्थापक था उसका नाम था अलाउद्दीन हसन। इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? चले बताएं भैया, भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर इनमें से कौन सा है? खराज, उस्र, खुम्स, मुक्तई। बताएं। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। चलो, आप देख रहे होगे इसमें खराज हो गया, उस्र हो गया और मुक्तई हो गया। ये तीनों के तीनों भूमि कर हैं, भूमि उत्पाद कर हैं। लेकिन इसमें आप देख रहे होगे खुम्स। खुम्स अभी मैंने आपको बताया था कि खुम्स जो है ये कौन सा कर है? ये लूट वाला कर था। जो लूट के दौरान माल प्राप्त होता था उसको बोलते थे खुम्स। और मैंने यह भी अभी आपको बताया था कि किसके समय काल की बात है? फिरोज शाह तुगलक के समय काल की बात है, जब खुम्स नामक एक कर होता था जो लूट पाट से संबंधित होता था। ठीक है, इसको खुक्स भी कहीं कहीं बोलते हैं। खुक्स या खुम्स बात एक ही है। तो बी विकल्प, सॉरी दूसरा वाला आप निकाल दीजिए। बाकी का मतलब 1, 3 और 4 सही उत्तर है, मतलब डी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो करों के नाम आपको पता होना चाहिए। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व में दावा किया? बताएं। चले जवाब दीजिएगा। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सी विकल्प सही उत्तर। इसको बताएं। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे आपको पता होना चाहिए। बताएं। शेख बहाउद्दीन जकारिया ये संबंधित थे सुहरावर्दी संप्रदाय से। ठीक है, सुहरावर्दी संप्रदाय। यहाँ पे आप देख रहे होगे कुछ प्रमुख संप्रदाय जैसे चिश्ती सिलसिला, चिश्ती। तो चिश्ती संप्रदाय की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत या इसके प्रमुख थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर बात आती है सुहरावर्दी सिलसिला, इसके प्रमुख थे शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। कौन थे? इनका नाम आपको पता होना चाहिए। शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ये थे
किस संप्रदाय के? सुहरावर्दी संप्रदाय से। इसके बाद कादरी सिलसिला आता है, कादरी संप्रदाय आता है, जिसके प्रमुख थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और इसके बाद नक्शबंदी आता है, जिसके थे प्रमुख ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्लाह। ये नाम आपको पता होना चाहिए। तो 4 प्रमुख हैं जो पता होना चाहिए आपको, जैसे नक्शबंदी, ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्लाह, कादरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इसके बाद सुहरावर्दी शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, और चौथा चिश्ती सिलसिला, जिसके प्रमुख थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसको बताएं, इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? वो कौन सा शासक था? बताएं, वह कौन सा शासक था जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? आपको बताना है। बहलोल लोदी, शेर शाह, सिकंदर शाह या इस्लाम शाह? आपको जवाब देना। चलें, यहां आपको बता दें कि बात हो रही है 200, 250, तो ये विभाजित किया था इस्लाम शाह ने। इस्लाम शाह जो कि शेर शाह का पुत्र था, उसके द्वारा यह विभाजन किया गया था। डी विकल्प सही उत्तर। इसको बताएं, जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित का मतलब होता था राज्य कानून। तो जवाबित का मतलब क्या हो गया? राज्य कानून। ए विकल्प सही उत्तर। सल्तनत काल में सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? बताएं, टका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे? आपको पता होगा टका और जीतल के बारे में मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश के समय काल में शुरू किए गए थे टका और जीतल, जिनमें मैंने आपको बताया टका चांदी का सिक्का था और जीतल जो था वो तांबे का सिक्का था। तो चांदी और तांबा, और चांदी और तांबा आप देख रहे होंगे तो सब में आपको देखने को मिल रहा है चांदी और तांबा। तो चांदी और तांबा की बात जब यहाँ पे हो रही है तो ये आपको पता होना चाहिए, चांदी और तांबा। और तीसरा है ससगनी। ससगनी, ससगनी का मतलब भी होता है चांदी। तो कहने का मतलब है कि चांदी, 2 चांदी के सिक्के हैं, टका और ससगनी चांदी के सिक्के हैं और जीतल जो है ये तांबे का है। तो चांदी, चांदी और तांबा, मतलब ए विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? बताएं, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? चलें, जवाब दीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि कागज का प्रयोग विश्व में सबसे पहले चीन में प्रारंभ हुआ था। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में कागज का जो प्रयोग था वो 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, मतलब ए विकल्प आपका सही उत्तर है। और जो मध्यकालीन भारत से संदर्भित प्रश्न थे उसमें से आधे प्रश्नों का आपने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, कुल जो मध्यकालीन भारत से प्रश्न पूछे गए थे, यदि हम बात करें उनके प्रश्नों की, तो कुल 75 प्रश्न पूछे गए थे। मध्यकालीन भारत में 75 प्रश्न पूछे गए हैं। 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक सिर्फ और सिर्फ 75 प्रश्न, जिनमें से आधे का हमने अध्ययन कर लिया है। जो बचे हुए प्रश्न हैं उनका कल अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक भारत की, क्योंकि आधुनिक भारत का जो सेशन है वो बहुत ही बड़ा सेशन है। और आधुनिक भारत से यदि हम बात करें तो आधुनिक भारत से जो प्रश्न पूछे गए हैं, यदि हम उनकी कुल संख्या की बात करें तो लगभग 350 प्रश्न पूछे गए, मतलब 350 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इससे आपको एक अंदाजा लगता है कि सबसे ज्यादा जो आपको मेहनत करनी है वो आधुनिक भारत पे करनी है इतिहास में, और उसके बाद प्राचीन भारत पे, क्योंकि मध्यकालीन भारत का सेशन बहुत छोटा है, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो चर्चा थी उसकी यहीं पे समाप्ति होती है। कल फिर मिलेंगे, लेकिन शर्त है कि 500 लाइक चाहिए। अब 500 लाइक दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप 500 लाइक दिलाइए, अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ आपको बता दें, अब आपको कुछ वीडियो संबंधित टॉपिक से भी मिलने वाली है। जैसे शायद आपको कल एक वीडियो मिले जिसमें वैदिक काल के बारे में आपको डिटेल में जानकारी हो,
विशेषकर प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से जानकारी आपको वहां पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।